प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। आपकी किताब का ये चैप्टर नंबर 7 है, सबक नंबर 7। इससे पहले के असबाक हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तियाब है। आज जो है हमने ये नया सबक शुरू किए हैं, इसलिए ये इसका पार्ट 1 है, पहला हिस्सा है। जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए, मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इसको समझने से पहले माहौली निज़ाम किसे कहते हैं या इकोसिस्टम क्या है, किसे कहते हैं इकोसिस्टम, ये समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। माहौली निज़ाम से क्या मुराद है, आपकी किताब में भी सबक की शुरुआत जो है सवाल से होती है। आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो माहौली निज़ाम किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। सिस्टम का मतलब है रेगुलरली इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल। और इकोसिस्टम होता है एन इकोलॉजिकल सिस्टम, अ कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट ट्रीटेड टुगेदर एज अ फंक्शनल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें जो है हमारे एनवायरनमेंट के तमाम भी जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एक साथ मिलकर जो है फंक्शन सारे अंजाम देती है। An ecosystem is a biological environment consisting of all the living organisms or biotic component। किसे कहते हैं इकोसिस्टम, जिसमें तमाम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मौजूद हो, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम जानदार अज्जा जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉन लिविंग, जानदार के साथ साथ बेजान अशिया भी जिसे अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, सच एज एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट जैसे हवा, ज़मीन, पानी, सूरज की रोशनी, विथ विच द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट। ये तमाम चीज़ें जो है इनमें जान मौजूद नहीं होती, लेकिन तमाम जो जानदार अज्जा हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए ये तमाम अज्जा एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन तमाम से ही मिलकर हमारा इकोसिस्टम या माहौली निज़ाम की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं। माहौली निज़ाम की जो है देखा जाए तो दो तरह के माहौली निज़ाम होते हैं। एक होता है नेचुरल यानी कुदरती, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल या कुदरती जो माहौली निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया हुआ है, हम कुदरती तौर पर जो अपने अतराफ़ में देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, ग्रासलैंड्स हैं, हरे भरे मैदान जो होते हैं। एक्वाटिक यानी आबी जानदारों का जो एक पानी में एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट में यानी सहरा में जो है एक अलग इकोसिस्टम जो है पाया जाता है। उसके अलावा दूसरी किस्म है आर्टिफिशियल, मसनूई या इंसान का बनाया हुआ, जिसमें पहला है एक्वेटिक यानी आर्टिफिशियल एक्वेटिक सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं ना कि हम अक्सर फिश टैंक वगैरह लाते हैं और उसमें हम मछलियों को पालते हैं। बिल्कुल वैसे ही मसनूई तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पर मछलियों की काश्तकारी की जाती है, यानी बाकायदा से जो है मछलियाँ उगाई जाती हैं, उनको बड़ा किया जाता है और फिर उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। बिल्कुल वैसे ही क्रॉप फील्ड्स यानी खेत खलियान भी जो है वो इंसान ने नहीं बनाए हैं, लेकिन इंसान उसको तैयार करता है और उसमें मेहनत करता है और अनाज उगाता है। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और ये नेचुरल इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख सकते हैं आप लोग नेचुरल इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, और इन तमाम में अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स अलग अलग आपको नजर आएंगे। नेचुरल में मरीन, ओशन, फ्रेश वाटर, लेक, समंदर में जो एक इकोसिस्टम पाया जाता है वो अलग होता है, और
पानी में या मीठा पानी जो होता है, फ्रेश वाटर्स होते हैं, उसमें जो इकोसिस्टम होता है वो अलग होता है। और आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम नीचे दो नज़र आ रहे हैं आपको, एक्वेरियम एक आप दे सकते हो और दूसरा है क्रॉप फील्ड, जैसे मैं अभी बता रही थी, खेत खलियान वगैरह। तो ये जो है इकोसिस्टम। माहौली निज़ाम के हयाती और गैर हयाती अज्जा में बाहमी अमल तामुल किस तरह होता है? इकोसिस्टम में दो तरह के फैक्टर्स जो है असरअंदाज होते हैं, एक है बायोटिक यानी हयाती अज्जा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है अबायोटिक यानी गैर हयाती अज्जा, या जिसे जो है हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में तमाम किस्म के जानदार, चरिंद परिंद, मछलियाँ, समंदर में रहने वाले जानदार, हवा में उड़ने वाले जानदार, ज़मीन पर रेंगने वाले जानदार, कीड़े मकोड़े, खुर्दबीनी जानदार, सबका शुमार होता है। अबायोटिक फैक्टर्स यानी गैर हयाती या नॉन लिविंग थिंग्स में जो है शुमार होता है मिट्टी, हवा, पानी, पहाड़, ज़मीन, सूरज की रोशनी। तो इन दोनों के दरमियान, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स के दरमियान तामुल या तालमेल पाया जाता है, बाहमी अमल होता है, जिसकी वजह से हमारा माहौली निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चल। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड अबेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इकोलॉजी में माहौलियात में जो है स्टडी की जाती है ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनके अबेंडेंस की, एंड द फ्लोज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके अलावा एनर्जी का फ्लो होता है यानी तवानाई का बहाव होता है अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान इकोसिस्टम में, उसका मुताला भी माहौलियात में किया जाता है। तो आज जो है हम यही देखने वाले हैं कि ये तवानाई का बहाव या एनर्जी का फ्लो किस तरह से। सबसे पहले देखते हैं माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव कैसे होता है? पिछली जमात में तुगज़िये के तरीके की बिना पर जमात बंदी से मुतालिक मालूमात हमने हासिल की कि क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है तुगज़िये के तरीके के मुताबिक, यानी जिस तरह से इंसान या जानवर जो है खाना खाते हैं उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन की जाती है, ये हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। इस लिहाज से जानदारों की किस्में खुद कफील या गिज़ासाज जिसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं, गैर कफील या सारफीन जिसे कंज्यूमर्स कहते हैं, और गंदखोर और तज्जियाकार है, तज्जियाकार यानी डीकम्पोजर्स होते हैं। इस बिना पर जो है उनकी किस्में हैं जानदारों, या पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। फिर भी जो है हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि खुद कफील ये गिज़ासाज किसे कहते हैं। बिगिंस विद सन, ग्रीन प्लांट्स यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि तमाम नबातात जो होते हैं वो खुद कफील कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो वो खारिज करते हैं, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ज़मीन से जो है उनको नमकियात भी मिलती है। इसका इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब का अमल होता है जिसमें नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसलिए नबातात को खुद कफील या ग़िज़ासाज। Producers, plants are called producers because they make their own food inside themselves. अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसके लिए इसको producers कहते हैं। Producers use cellular respiration to supply the energy they need to live. ठीक है, अब देखते हैं गैर कफील या सारिफीन के बारे में, या कंज्यूमर्स जिसे कहा जाता है। कंज्यूमर्स आर दोज हु डू नॉट मेक देयर ओन फूड बट गेट इट फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। गैर कफील, सारिफीन या कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि अपनी ग़िज़ा जो है वो नबातात से हासिल करते हैं या जानवरों से हासिल करते हैं। दूसरे जानवरों को खाकर वो उन्हें अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। गिरद पेश के माहौली निज़ाम में सारिफीन की जो है मुख्तलिफ सतहें हैं, चलिए वो देखते। इब्तदाई सारिफीन, सबसे पहले इब्तदाई सारिफीन आते हैं या जिसे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और इन्हें सब्ज़ी खोर भी कहा जाता है। मसलन नाकतोड़ा, गिलहरी और हाथी,
ये तमाम जो है कुछ जानदारों की मिसालें हैं। ये खुद कफील या ग़िज़ा साज़ नबातात पर डायरेक्टली इन्हिसार करते हैं और ये उनके पत्ते खाते हैं या उन नबातात को जो है ये खाते हैं और इस तरह से ये ज़िंदा रहते हैं। तो इन्हें जो है इब्तदाई सार्फिन या सब्जी खोर या प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम प्रोड्यूसेस आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, यानी खुद कफील जो है नबातात उनको खाते हैं, तो उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस या प्लांट ईटर्स। हर्बीवोरस या प्लांट ईटर्स भी इनको कहा जाता है, सब्जी खोर भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सब्जियों पर इन्हिसार करते हैं अपनी ग़िज़ा। अगला देखते हैं सानवी सारिफिन या सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसे कहते हैं, इन्हें गोश्तखोर भी कहते हैं। मेंढक, उल्लू, लोमड़ी, ये तमाम जो है गोश्तखोर हैं। ये दूसरे हैवानात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तब ये जो हैवानात नज़र आ रहे हैं ये घास फूस या नबातात नहीं खाते, बल्कि ये दूसरे हैवानात को खाते हैं। एट द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स आर एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस यानी एनिमल ईटर्स, या गोश्त खोर जो है इन्हें कहते हैं, कार्निवोरस भी कहते हैं। सानवी सारिफिन या सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे जो जानवर होते हैं उनको खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। आला सारिफिन मसलन बब्बर शेर, ये जो है ये गोश्तखोर हैवानात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये गोश्तखोर जो हैवानात हैं, जो हैवानात गोश्त खाते हैं, ये उनको खा लेते हैं, तो इन्हें दूसरे हैवानात नहीं खाते। इनको टॉप कंज्यूमर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब इन्हें कोई और नहीं खाता है। शेर या शेर बब्बर को कोई और जानवर नहीं खाता। टॉप कंज्यूमर्स आर नॉट ईटन बाय एनी अदर कंज्यूमर्स, दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। ये फूड चेन में सबसे टॉप पर होते हैं। दे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर्स। इसमें कभी कभी प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी, ये टेरिटरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये इनको कोई और जानवर नहीं खाता। ये सबसे ऊपर की सतह में होते हैं, इसलिए इन्हें आला सारिफिन या टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। हमाखोर या ओमनिवोरस जिसे कहते हैं, इंसान है, रीछ है या बियर, रीछ को बियर भी कहते हैं। ये जो है हैवानात ये सब्जी खोर और गोश्त खोर दोनों होते हैं, यानी ये सब्जी और ग़िज़ा गोश्त दोनों का इस्तेमाल जो है ग़िज़ा के तौर पर करते हैं, इसलिए इन्हें हमाखोर या ओमनिवोरस कहते हैं। सम एनिमल्स सच एज बियर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। दे आर बोथ हार्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस, यानी ये हार्बीवोरस भी है और ये कार्निवोरस भी होते हैं, तो उनको जो है एक कॉमन नाम दिया गया है ओमनिवोरस। एग्जाम्पल है इंसान, तमाम इंसान जो होते हैं वो, क्योंकि हम जो है गोश्त भी खाते हैं, सब्जी तरकारी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, इंसानों को ओमनिवोरस या हमाखोर कहेंगे। उसके बाद देखते हैं तजज़ियाकार या डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं। दे ब्रेक डाउन रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, दे play very important role in ecosystem. These decomposers include worms, bacteria, fungi and some insects. तज्जियाकार क्या करते हैं, अब डिकम्पोज ये बहुत अहम फेल अंजाम देते हैं। जब कोई भी जानदार जो है मर जाते हैं या उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके बाद उनके जिस्म बेकार नहीं होते, बल्कि उनको डीकम्पोजर्स या तज्जियाकार जो होते हैं उनको अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं और इस तरह से ये बहुत अहम फेल अंजाम देते हैं। मुर्दा जो अजसाम है उनको ख़त्म करके, उनको खाकर ये बहुत अहम फेल अंजाम देते हैं इकोसिस्टम में, और इन्हें तज्जियाकार या डीकम्पोजर्स कहा जाता है। तो हमने देखे प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, डीकम्पोजर्स के बारे में। अब देखते हैं कि ग़िज़ाई ज़ंजीर या ग़िज़ाई जाल में ये किस तरह से अपनी किरदार अंजाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर के बारे में। सबसे पहले
ग़िज़ाई ज़ंजीर ग़िज़ा साज़ सारिफ़ और तज्ज़ियाकार में मुस्तकिल बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की एक तरतीब होती है, उसे ही ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। और हर ज़ंजीर में ऐसी 4 से 5 से ज़्यादा भी कड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए, हमने देखे कि नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो ये ग़िज़ा साज़ हैं, इनको जो है कौन खाता है? कंज्यूमर्स खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं इब्तदाई सार्फिन, जैसे नाकतोड़ा यहाँ पर बताया गया है। फिर इस नाकतोड़े को कौन खाता है? सानवी सार्फिन खाते हैं। फिर वहां पे बताया गया है मेंढक इसको खाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको कौन खाता है? मेंढक को, उसको खाता है सांप। सांप को कौन खाता है? सांप को खाती है चील। अब चील को जो है कोई नहीं खाता, ठीक है। ये टॉप कंज्यूमर्स है, आला सार्फिन में इनका शुमार होगा चील का। और फिर इसको कौन खाता है? ये जब मर जाते हैं तो इसके जो मुर्दा अजसाम है, इसके बाकियात है, वो ज़मीन में मिट्टी में मिल जाते हैं, जहाँ पर तज्ज़ियाकार जो होते हैं, हमने देखे डिकम्पोजर्स, वो जो है इसका तज्ज़िया करते हैं और इसको पूरी तरह से ज़मीन में मिला देते हैं। और फिर इसी ज़मीन से दोबारा एक नया पौधा तैयार होता है। फिर उस नए पौधे को कौन खाते हैं? इब्तदाई सार्फिन खाते हैं। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। हर जंजीर में ऐसी 4 से 5 कड़ियां पाई जाती हैं, या उससे ज्यादा भी कड़ियां जो है हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया, प्रोड्यूसर्स हैं नबातात, उनको खा रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको खाते हैं। फिर कौन? उल्लू खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद जो है उसको खाते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स, या जिसको हम टॉप कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। फिर ये टॉप कंज्यूमर्स जब मर जाते हैं तो ये उनका तज्जिया करते हैं डिकम्पोजर्स या तज्जियाकार। देखिए फूड चेन यहाँ पे बताई गई है। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट टू क्रिएट एनर्जी। अब इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ईट प्लांट्स फॉर एनर्जी। अब इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ईट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी। अब देखिए ये तमाम एक दूसरे को खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? तो आप हर एक सेंटेंस के आखिर में देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी। ये एनर्जी हासिल करने के लिए खाते हैं, लेकिन नबातात जो होते हैं ये एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये एनर्जी पैदा करते हैं और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर उस एनर्जी को हासिल करने के लिए जो है उनको खाते हैं। समझ में आया? तो सबसे अहम मकसद हमारा भी, हम इंसान भी खाना क्यों खाते हैं? क्यों? ताकि हमें तवानाई हासिल हो, एनर्जी हमें अब देखते हैं ग़िज़ाई जाल के बारे में। किसी माहौली निज़ाम में ऐसी आपस में जुड़ी हुई कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें जो है शामिल होती हैं और उनसे ग़िज़ाई जाल बनते हैं। जिस तरह से हमने ग़िज़ाई ज़ंजीर देखे, ऐसी कई ज़ंजीरें जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई जाल या फूड वेब जिसे कहते हैं वो तैयार होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, नबातात को खाते हैं ग्रास हॉपर यानी नाकतोड़ा, और उसको खाते हैं मेंढक। मेंढक को खाता है सांप। सांप जो है वो चूहे को भी खाता है। चूहा जो है वो नाकतोड़े को भी खाता है। सांप को जो है खाते हैं ईगल, और ईगल्स जो है वो डायरेक्टली चूहे को भी खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हो कि एक और नीचे से जंजीर स्टार्ट हो रही है कि नबातात पर क्या बैठते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पे बैठती हैं तितलियां। तितलियों को भी जो है मेंढक खाते हैं। मेंढक जो है ग्रास हॉपर्स को भी खाते हैं। मेंढक जो है वो बटरफ्लाइज को भी खाते हैं। मेंढक जो है वो फ्रूट फ्लाइज को भी खाते हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो ग़िज़ाई ज़ंजीरें हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इनकी वजह से ही ग़िज़ाई जाल या फूड वेब जो है वो तैयार होता है। कोई जानदार दूसरे जानदार का सारिफ होता है। मसलन एक कीड़ा जो है कई नबातात के पत्ते खाता है, लेकिन यही कीड़ा मेंढक, छिपकली और परिंदों का शिकार करता है। अगर शक्ल के जरिए इसे दिखाना हो तो खत मुस्तकीम की जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है उसकी बजाय कई शाखों वाला जो है पेचीदा जाल तैयार होगा। इसे ही कुदरत में पाया जाने वाला ग़िज़ाई जाल या फूड वेब कहते हैं। आमतौर पर ऐसे ग़िज़ाई जाल कुदरत में हर तरफ पाए जाते हैं। तस्वीर में आपको एक और ग़िज़ाई जाल नजर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ग़िज़ाई जाल जो है हमारे अतराफ में पाए जाते हैं।
फूड चेन वर्सेस फूड वेब आप फर्क देख सकते हो। फूड चेन में एक सीधी सीधी चेन जो है मौजूद होती है, जबकि फूड वेब में जो है इस तरह से जाल पाया जाता है। पूरा समझ में आया? अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ एनर्जी यानी तवानाई की हरकत या तवानाई का बहाव किस तरह से होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल्स व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन एन इकोसिस्टम एंड हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट। एक इकोसिस्टम में जो है कितने सारे ऑर्गेनिजम्स या जानदार जो है जिंदा रह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किस लिए? फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए, यानी तवानाई के बहाव के लिए। यानी जो ग़िज़ाई जंजीर है वो ये नहीं हमें दिखाती कि कौन सा जानदार को कौन खा रहा है, बल्कि एक्चुअल में वो हमें ये बताती है कि तवानाई किस तरह से एक जानदार से दूसरे जानदार में जो है वो जा रही है, किस तरह से फ्लो हो रहा है तवानाई का। मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम, एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन tropic level to the next, from sunlight to producer to primary consumer and so on down the food chain। ये जो एनर्जी होती है वो मूव करती है, यानी एक से दूसरे में जाती है। किस तरह से? पहले सूरज से जो है एनर्जी मिल रही है प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट से एनर्जी मिलती है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, यानी इब्तदाई सार्फिन को। वहाँ से जो है फिर एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है सेकेंडरी कंज्यूमर से, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होती है टॉप कंज्यूमर्स में, और इस तरह से फूड चेन में वो आगे जाती रहती है। Food chain, the path of energy through the tropic levels of an ecosystem is called a food chain। फूड चेन एक्चुअल में जैसे मैंने बताई कि हमें ये नहीं बताता कि कौन सा जानदार को खा रहा है, बल्कि हमें इससे पाथ ऑफ एनर्जी का पता चलता है। एनर्जी का जो एक रास्ता है वो हमें जो है इकोसिस्टम में उसका पता चलता है। फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, एल्गाe, बैक्टीरिया which use sunlight and convert it to food energy। प्रोड्यूसर्स जो है सनलाइट को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। Energy transfer from producers to consumer, the energy that is not used by producers, यानी plants जो energy इस्तेमाल नहीं करते हैं, that can be passed on to organisms, वो दूसरे जानदार में जो है मुंतकिल होती है। that cannot make their own energy, जो खुद energy जो है create नहीं कर सकते। हमने देखे ना, only producers can create their own energy। जो primary consumers, secondary consumers होते हैं वो एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं तवानाई हासिल करने के लिए। Food chain. A food chain shows the transfer of energy within an ecosystem. Energy is transferred between organisms when one organism eats another. A food chain is a simple linear series of steps, while a food web is more complex। फूड चेन जो होती है वो हमें बताती है कि इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है, जबकि फूड वेब जो है वो उसी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, क्योंकि फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। Food web. A food web shows the transfer of energy within an ecosystem. Energy is transferred between organisms when one organisms eat another। फूड वेब में जो है क्या होता है, एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है जब वो एक दूसरे को खाते हैं। तो तवानाई का हरम या एनर्जी पिरामिड किसे कहते हैं, देखते हैं। तवानाई का हरम या एनर्जी पिरामिड या तुगजियाती सतह, ट्रॉफिक लेवल। ग़िज़ाई जंजीर में हर सतह को जो है तुगजियाती सतह कहते हैं। तुगजियाती सतह या ट्रॉफिक लेवल यानी ग़िज़ा हासिल करने की सतह। ग़िज़ाई जंजीर में ग़िज़ाई अज्जा तवानाई का तनासुब अदना तरीन सतह से आला तरीन सतह पर सार्फिन की हद तक मरहलावार घटता जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स है या ग़िज़ा साज है, जो नबातात होते हैं, उसके बाद उनको कौन खाता है, सब्ज़ी खोर हैवानात खाते हैं, फिर उनको गोश्त खोर हैवानात खाते हैं, फिर उनको हमा खोर हैवानात खाते हैं। तो तुगजियाती सतह जो होती है वो बढ़ रही है, अवलीन सतह, फिर सानवी सतह, फिर आला सतह। लेकिन जो तवानाई का तनासुब है वो घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तवानाई का तनासुब जो है मरहलावार घटता चला जाएगा।
शक्ल 7.4 के मुताबिक, यानी जो शक्ल अभी हमने देखे, इस हरम में जो है हर सतह पर तवानाई की मुंतकली को दिखाया जाता है। गिज़ाई जंजीर में तवानाई की जो है बाकायदा से सतह होती हैं। तवानाई की बाकायदा सतहों की तरतीब में तवानाई की मुंतकली के दौरान असल तवानाई जो है वो बतदरीज कम होती जाती है। इस तरह जानदारों की तादाद में भी अदना सतह से आला सतह की जानिब कमी वाक़या होती जाती है। माहौली निज़ाम में तवानाई की इस शक्ल को जो है तवानाई का हरम या एनर्जी पिरामिड कहते हैं। आप देख सकते हो प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर्स में, और इस दौरान एनर्जी लॉस्ट भी हो रही है, यानी एनर्जी जो है एक एक सतह पर कम होते जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की सतह पर जाते जाएंगे, एक एक सतह पर तवानाई जो है वो कम होती जाती है। और इसी के साथ साथ जानदारों की तादाद भी कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि इतने सारे प्लांट्स को जो है खरगोश खाते हैं। 4 खरगोश बताया गया, उनको जो है 2 सांप खा रहे हैं और फिर उनको जो है एक ईगल खा रहा है। यानी हर सतह पर जानदारों की तादाद भी ऊपर की सतह पर कम होती जाती है। फूड चेन आप यहाँ पर उसी को जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि एग्जाम्पल के ज़रिए कि प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जब ये मर जाते हैं तो जो तज्जियाकार होते हैं यानी डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया वगैरह, वो जो है ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उससे दोबारा एक नया पौधा या प्रोड्यूसर्स जो है तैयार होते हैं। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैंने जो है इस चैप्टर को बहुत सिंपल फॉर्म में जो है आपके सामने प्रेजेंट किया है, वरना आप किताब को अगर एक एक स्टेप जो स्टार्ट से पढ़ते जाएंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो है बहुत आसान से आसान करके जो है इस वीडियो में बताया गया है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है हम इस सबक के नए हिस्से के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल या सजेशन है तो वो भी आप जो है ज़रूर हमें कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं सवालात, या कोई सजेशन है तो वो आप ज़रूर जो है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।